नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आने वाले 2 दिनों में जो बातचीत आप इनसाइट टुनाइट में सुनने वाले हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण इस दृष्टि से होने वाली है कि हम ऐसे दौर में पहुँच गए हैं जहाँ हमारे आस-पास जो घटित होता है, उसके बारे में हम क्या सुनते हैं, कौन क्या कहता है, उस सब को लेके एक लठ जैसा बन जाता है। जैसे आपने पुराने ज़माने में सुना होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आजकल नैरेटिव जो है वो लठ की तरह से उपयोग में लाए जाते हैं, राजनीतिक रूप में भी उसका उपयोग एक शस्त्र की तरह किया जाता है। इस सब के बीच में प्राथमिकताएँ क्या होनी चाहिए, उसके बारे में सोचने की फुर्सत कई बार रहती नहीं है, क्योंकि आपको या तो इनके पीछे दौड़ना है या उनके पीछे दौड़ना है। और आज और कल हम जो नैरेटिव को लेकर एक युद्ध सा छिड़ जाता है, उस पर जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे साथ-साथ कुछ ऐसी स्मृतियाँ ताज़ी-ताज़ी घटनाओं की हैं, जिसमें राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए गणेश जी का उत्सव मनाने चले जाते हैं, तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ नई दिल्ली से डॉक्टर सुधीर बिष्ट जी जुड़ रहे हैं और राजेंद्र हर्ष जी यहाँ से शार्लेट से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। सुधीर जी, आप एक लेखक भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और राजनीतिक ढंग से बहुत सजग रूप से आप देख रहे हैं जो गतिविधियां हो रही हैं। पहले एक मोटा मोटी हमने नैरेटिव आजकल चाहे भारत हो या अमेरिका हो, पॉलिटिकली एक फोर्स की तरह पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, या पहले नैरेटिव इस तरह से एज अ फोर्स था ही नहीं, बिकॉज मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। ये जो सूचना और ये क्रांति जो आ गई है, उसके कारण पूरा दृश्य क्या बदल गया, कैसे देखते हैं आप इस स्थिति को? थैंक यू वेरी मच अशोक जी फॉर हैविंग मी एंड और आज फिर से हर्ष जी के साथ है तो बड़ा सौभाग्य है। ये अभी ना आपने सही कहा, जो सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली हो गया है और कभी कभी ऐसा होने लग गया है कि जो नैरेटिव सेट होता है, पहले क्या होता था, आज से करीब 5 साल पहले मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव सेट करता था और सोशल मीडिया उसको मुखर करता था। अभी काफी हद तक ये होने लग गया है कि एक तो इनका कन्वर्जेंस हो गया है। आप ये देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के अपने ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके अपने व्हाट्सएप चैनल्स हैं और उस व्हाट्सएप चैनल्स के जरिए वो अपनी चीजें प्रोपोगेट करते हैं। तो एक किस्म से ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी समझ गया है कि थोड़ा सा कैसे हाउ दे आर डवटेलिंग देयर ओन मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद द सोशल मीडिया। तो इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। सोशल मीडिया आगे बढ़ गया है और मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा पीछे आ गया है, क्योंकि लोग आप देखिए, जैसे यूट्यूब चैनल है, जो पुराने कॉलमनिस्ट थे या पुराने टीवी के एंकर्स थे जो कि रिटायर हो गए हैं, जिनको कि उनके मालिकों ने समझा कि उनकी रेलेवेंस नहीं है, वो एक नए नए अपने चैनल लेके आ गए और काफी उसमें प्रसिद्धि पा रहे हैं। ऐसा भी हो जा रहा है कि एक स्टैंड अलोन आदमी का जो कोई यूट्यूब चैनल है, वो उससे सोशल मीडिया में या ये नॉन ट्रेडिशनल मीडिया में वो मेन चैनल से ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। अच्छा, तो जब जितने ज्यादा चैनल्स होंगे तो उतने ज्यादा नैरेटिव मुखर होता जाएगा। आज का जो नैरेटिव है, स्पेशली इसमें ऑफ लेट, पहले क्या था, जैसे भारत की पॉलिटिक्स में नैरेटिव वाज सेट बाय बेसिकली भारतीय जनता पार्टी। नाउ भारतीय जनता पार्टी हैज बीन इन पावर फॉर 11 years now, 10 plus years. So naturally it is being challenged, So challenger tries to take the more aggressive position and it tries to unsettle the person who's holding the reins of the power. So quite naturally now media also tries to gravitate towards that challenger, because media also, there is some kind of a, I will not call it a apathy, but some kind of a boredom, with the established players who have been running the narrative. So now Congress party, to some extent, maybe it has spent a lot on the infrastructure which is towards the social media. तो थोड़ा नैरेटिव इस समय जो सेटिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कांग्रेस पार्टी जैसे इंडिया में ज्यादा नैरेटिव कर पाने की कोशिश, जी तोड़ कोशिश कर रही है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ कुछ सफल भी हो रही है। वेदर इट विल हैव पॉलिटिकल डिविडेंड्स और नॉट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सुधी, हम आपके पास वापस आएंगे। राजेंद्र जी, आप नैरेटिव की बात को लेके, जब हम भारत में जिस तरह का विमर्श हो रहा है राजनीतिक दृष्टि से, उसके जो प्रभाव होते हैं, वो भी एक स्फीयर है। एक ग्लोबल लेवल पर हम देखते हैं कि विश्व में भारत की छवि के बारे में क्या विमर्श गढ़ा जाता है, क्या बनता है, कौन क्या कहता है, उससे क्या बनता है, वो भी एक है। पहले मैं आपके साथ भारत की तरफ चलता हूँ। जैसे सुधीर जी कह रहे थे, सोशल मीडिया और
तो इस सब के बीच में जो प्रामाणिकता है या एक जो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है या देश के हित में क्या है या सचमुच मैं एक्चुअली क्या सोचता हूं और मेरी पार्टी क्या सोचती है, वो भी ऐसा लगता है सब कुछ गड़बड़ हो गया है। कई लोग ये ऊब जाते हैं कि वही वही बातें घूम घूम के आ रही हैं, पर मैं भी जब आपसे चर्चा कर रहा हूं तो कुछ बातों की डिटेल में जाने में ऐसा लगता है कि ये क्या है यार, लेकिन वो बार बार बहुत ध्यान पा रहा है, मीडिया का भी लोगों का भी। आप क्या सोचते हैं इस स्थिति के बारे में? अशोक जी, नैरेटिव एक ऐसा है कि पहले नैरेटिव जो है केवल सरकार ही तय कर पाती थी, क्योंकि सरकार जो अखबारों के साथ में उनका एक वर्चस्व होता था। और अभी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मीडिया का। अभी कोई भी, आप और हम भी बात कर रहे हैं, हमको किसी सरकार के हेल्प की जरूरत नहीं है। कोई अपना डायरेक्ट चैनल से भी बात कर रहा है। दूसरा कि पहले जब अखबार कुछ कहते थे उसको माना जाता था ये सत्य है, ये सही कह रहे हैं, और एक नैरेटिव सेट होता था। और अखबार ये ध्यान रखते थे कि वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई हो। तो नैरेटिव बनते थे विद द हेल्प ऑफ सम फैक्ट। फैक्ट माइट बी डिस्टॉर्टेड, माइट बी एक्सपेंडेड, एंड उसको और बड़ा करके बता दे, अलग बात थी, लेकिन कुछ उसमें सच्चाई होती थी। अभी नैरेटिव की जो लड़ाई है वो ये हो गया है कि इसके नैरेटिव बनाए क्यों जाता है। अब आप देखिए, जब नैरेटिव में कुछ होते हैं जो उनके फैक्ट हैं, उन फैक्टों के आधार पर नैरेटिव बताया जाता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए। जैसे कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट वो स्कीम को बार बार प्रोपोगेट करता है, वो उसके कुछ फैक्ट्स हैं जो उसको जनता तक पहुंचता है ताकि वोट आ सके। कुछ अपोजिशन पार्टी नैरेटिव बनाती है कुछ फैक्ट्स को लेकर के जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ होती है, ताकि उनको वोट मिल सके। दूसरा पक्ष ये है कि नैरेटिव इसलिए बनाए जाते हैं कि जो विदेश में बैठे उनको पैसा दे रहे हैं, उनके लिए उनका जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाए, और वो जो विदेश में जो बैठे हैं उनके अपने, उनका कोई देश हित से कोई लेना देना नहीं होता है। उनके या तो उनके व्यापारिक हित होते हैं या किसी और देश के हित होते हैं, या उनकी अपनी खुद की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें उनको वोट मिल जाए उसके हित होते हैं। तो नैरेटिव जो बनाए जा रहे हैं, हम जो सोचते हैं कि क्या, हम आप जैसे कह रहे थे, लगते क्या ये कह रहे हैं, ये क्या ये कह रहे हैं, जब मालूम है कि भाई सरदारों को पगड़ी पहनने में और कड़ा पहनने में हिंदुस्तान में कोई नहीं रोकता, सबको मालूम है। अब ये कहने से हिंदुस्तान में तो वोट मिलने वाले नहीं है किसी भी तरीके से, फिर भी क्यों कहा जा रहा है। तो अब एक कितनी बड़ी पैराडॉक्स है, राहुल जी की ग्रैंड मदर को खालिस्तानियों ने मारा, और वो पुरानी बात नहीं हुई, क्योंकि अभी अभी पिछले साल कनाडा में उन्होंने जुलूस निकाला जिसमें इंदिरा गांधी की रखी, और जिस आदमी ने उसको मारा उसको महामंडित किया गया। तो जिस आदमी की दादी को किसी ने मारा और उसी के साथ में खालिस्तानी उसको फेवर कर रहे हैं और वो खालिस्तानी को फेवर कर रहे हैं, ये जब किया जा रहा है, इससे कोई वोट मिलने वाला ही नहीं है। खालिस्तान का कोई वजूद नहीं है आज पंजाब में, लेकिन क्यों किए जा रहे हैं कि खालिस्तानी को जहां से सपोर्ट मिलता है पैसे का, वो राहुल गांधी को जैसे सपोर्ट मिलता है, वो एक ही सपोर्ट है, एक ही सोर्स है पैसा देने वाला, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसमें कोई लेना देना नहीं है फैक्ट का। अब एक और पैराडॉक्स, मैं ऐसे इंटरप्ट करना चाहूंगा कि ये जो बात आपने कही एक बड़े आरोप की तरह आती है कि उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, उसके बारे में हमारे पास पुष्ट करने वाला कोई सोर्स है नहीं। वैसे अनुमान के आधार पर आप कह रहे हैं? नहीं, आप ये देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो अनुमान के आधार पर नहीं कर रहे हैं, जो समाचार पत्रों में, जो मीडिया में जो आ रहा है, और ऐसे कई सोर्सेज हैं, जैसे कि राजीव, ये जो यहाँ अभी वो लेखक है, इनका नाम है, उनका राजीव जी है, जो जिन्होंने स्नेक से राजीव मल्होत्रा, उन्होंने उन्होंने पूरे बना के चार्ट दिए हैं कि किस प्रकार से, कहां से, किस प्रकार से पैसा किस किस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। तो ये केवल कहीं सुनी बात, तो कहीं सुनी है, लेकिन आप और मैं तो CIA या CBI के अधिकारी नहीं है कि हम उसके लिए कोई किसी का प्रूफ ला सकें। तो हम उसी पे कहीं जो बात सामने कही जा रही है, और दूसरा ये सही है या गलत है छोड़ दीजिए, पर ये क्यों किया जा रहा है, ये क्वेश्चन तो प्रश्न चिन्ह तो है ही। बिल्कुल। चलिए इसी प्रश्न को लेकर सुधीर जी के पास जाते हैं, सिर्फ ये जोड़ते हुए
कि ये बड़े अचरज की बातें हैं कि वो एकदम मौलिक ढंग से कहते हैं कि भारत में संविधान जो था उसको बहुत खतरा था और हमने ये यात्राएं करके और उसको संरक्षित करने की तरफ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। राहुल जी ने अमेरिका में जो, जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत में सिखों की स्वतंत्र रूप से अपने जो पगड़ी पहने इत्यादि की स्वतंत्रता रहे, ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन इस तरह से कहा कि जैसे नहीं हो। यानी ये बात तो मेरे दिमाग में कभी आई भी नहीं, मगर इस बात को लेकर भी एक विमर्श बन गया। जो आप पहले कह रहे थे, हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की, मतलब हम सही गलत के साथ साथ ये देख रहे हैं कि विमर्श कैसे बन रहा है और उसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो ये जो बात इन्होंने कही, इस पर थोड़ा अगर केंद्रित रहते हैं सुधीर जी, तो उसके बाद में जैसे पाकिस्तान उस तरह की बातें करता है, ये पन्निन जो है, जो भारत की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियां खालिस्तान समर्थक के लिए अपने कार्य करता रहे, वो भी राहुल गांधी की बात को लेकर चल पड़ता। तो वो एक विमर्श, यानी आपने जैसे कहा कि कांग्रेस, लेकिन ये जो कांग्रेस का विमर्श इस तरह से गढ़ा जा रहा है, वो क्या कांग्रेस के हित में होने वाला है? ये भी एक प्रश्न बनता है। मोटा मोटी आप क्या देखते हैं इससे? दोनों तरफ से देखिए कि इससे क्या बीजेपी को नुकसान होता है, क्योंकि उनको तो एक मसाला मिल जाता है कि काउंटर करने के लिए। अगे वी आर अगेन ट्राइंग टू बी डाइसेक्टिंग द सिचुएशन। जैसे कि हरदीप पुरी तो स्वयं केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि इन्होंने ये तो इंतहा कर दी, यानी वो कई बार ऐसी बातें करते हैं, पर राहुल जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो मतलब उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दिया। आप क्या देखते हैं इसको जी सुधीर जी? देखिए, जहाँ तक सिखों का मामला है, सन 84 में जो अनफॉर्चुनेट बड़े दंगे हुए और हमारे सिख भाई उसमें काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार हुए, उसमें आप ये देखेंगे कि वो अत्याचार मोटे तौर पे कांग्रेसी समर्थकों ने किए, है ना। इसमें कोई अभी तक जगदीश टाइटलर आज भी अपने को डिफेंड कर रहे हैं इसमें, आज भी उसमें अखबार में आया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी, जैसे कोई माइनॉरिटी है, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे माइनॉरिटीज का परसेंटेज बढ़ रहा है, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो इस्लाम के फॉलोअर्स का हो, चाहे वो बुद्धिस्ट का हो, जो ज़ोरास्ट्रियंस को अगर हम छोड़ दें तो जितनी भी माइनॉरिटीज है उनका परसेंटेज शेयर, मार्केट शेयर अगर आप इफ यू वो सब बढ़ रहा है। तो इंडिया में माइनॉरिटीज तो काफ़ी स्वतंत्र हैं और काफ़ी इंजॉय कर रही हैं, उसको डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली सिक्स के साथ तो कोई भी उनको, हर आदमी उनको अपने जैसा आइडेंटिफाई करता है। इनफैक्ट हम जिस तरीके से हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम वैसे गुरु नानक देव जी के भी उनके जन्मदिन मनाते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी का भी उनको हम सम्मान देते हैं, उनको भगवान के दर्जे पे ही मानते हैं सारे हिंदू। तो जहां तक बात रही कि ये विदेशों में जाके लोग इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं, हर्ष जी ने जैसे एक हिंट किया, ऑल्दो उन्होंने ठीक कहा कि हम सीबीआई नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन फंडिंग तो बाहर से आती है। आपने देखा राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की फंडिंग थी, कम्युनिस्ट पार्टी की फंडिंग थी, ये बात जग जाहिर है, ये पब्लिश्ड अकाउंट्स है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होती है, जब आप बाहर में जाते, आप विदेश में जाते हैं तो विदेशी मीडिया आपकी तरफ आकर्षित। भारत बड़ा देश है, पिछले 10 सालों में इफ यू सी जीडीपी के हिसाब से या ट्रेड शेयर के हिसाब से या स्पेस के हिसाब से या डिफेंस डील्स के हिसाब से या नंबर ऑफ एरोप्लेन्स खरीद के हिसाब से या सोने की इंपोर्ट के हिसाब से या एनएससी के साइज के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से भारत बड़ा देश है। तो भारत को वो इस समय वो आई बॉल्स मिलती हैं। जब वो आई बॉल्स मिलती हैं तो जैसे कांग्रेस पार्टी है वो जाती है, वो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अगर कहेंगे आज की तारीख में कि ट्रंप को क्यों वोट नहीं देना चाहिए, तो उसमें बहुत सारे कारण आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें कहेंगे कि कमला हैरिस को क्यों वोट नहीं देना चाहिए, उसमें वो आएगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम चैट जीपीटी वगैरह, हम किसी पक्ष के, किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है। कहना मैं आपको ये चाहता हूँ, जैसे विकीपीडिया है या और भी सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब इन चीजों को प्रोसेस करते हैं। देखो, आप जो भी बोलते हो, खासकर आप बड़े फॉर्म में बोलते हो, तो इसको हमारे जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स हैं उसको प्रोसेस करके मेमोरी में रिटेन करते हैं, और ये सब चीजें हेल्प करती हैं आपको एक नैरेटिव बिल्ड करने में। ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग जो है सोशल मीडिया और प्रेस, ऐसे 24/7 चैनल्स के जमाने में ये बहुत जरूरी है। इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो हो सकता है नुकसान भी हो। लेकिन अभी क्या है, पहला स्टेप क्या, अभी इलेक्शंस बहुत दूर हैं, हम अभी एक जनरल इलेक्शन से हटे हैं। तो अभी क्या करना है, अभी आपको जो इंडिया की इनमिकल फोर्सेस हैं
उनके बीच में पॉपुलर होना है। जैसे आप आज देखिए पंजाब में अभी एक नियर टेररिस्ट दुर्घटना हुई है ना, और उसके बाद जो पन्नून ने कह दिया राहुल गांधी हमारे सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा वो भी राहुल गांधी इस चीज को, मेरी बात को रीइंफोर्स करते हैं कि भारत में सिख फ्री नहीं है, उनको अपना धर्म पालन करने की फ्रीडम नहीं है, ये सिख सेपरेटिस्ट ने कहा है ना। तो इससे तो देखिए, इससे तो एक किस्म से नुकसान होगा, हिंदू नाराज हो गए हैं कि भाई हम जिन सिखों को हम अपना भाई मानते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब को अपने सिर पे रखते हैं, हम पट्टा बांध के जाते हैं, सिर में पगड़ी बांध के गुरुद्वारे में जाते हैं, और इन्होंने एक ऐसी बात कह दी। लेकिन वो ये चीज क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इस समय माइंड स्पेस का गेम खेल रहे हैं, माइंड स्पेस का गेम खेल रहे हैं। इस समय उनका जो सिंगल माइंडेड फोकस है वो ये है कि किसी एक डिसरप्टिव बिहेवियर से वो आईबॉल्स कैच करना चाहते हैं, और फिर किसी ना किसी बात पे आप देखना, थोड़ी सी बात देर के बाद वो ओबीसी में आ जाएंगे, वो किसी ओबीसी में आ जाएंगे। अभी जी इसी पर रहते हैं। तो इनकी यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी बात कहते हुए राजेंद्र जी, उन्होंने कहा कि जो यात्राएं उन्होंने की, जैसे मैं पूर्व में उल्लेख कर रहा था, राहुल जी कहते हैं कि उनके पास और कोई तरीका नहीं रह गया था, राजनीतिक रूप से ऐसा वातावरण हो गया था कि मीडिया उनको नहीं सुन रहा था, उनकी बात पहुंच नहीं रही थी जनता तक। तो उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा और जो न्याय यात्रा इत्यादि की, और उन्होंने कहा कि इसका बहुत आशातीत, बल्कि आशा से अधिक सफलता मिली, और वो जुड़ सके, देख सके इत्यादि, वो सारी बातें। अगेन यात्रा भी एक प्रकार से नैरेटिव बनाने और पब्लिक की अटेंशन ड्रॉ करने के रूप में एक उपकरण की तरह प्रयोग में आती रही है। मतलब राहुल गांधी पहले नहीं है इस प्रकार की करने वाले। पर आपको क्या लगता है, वो जो नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सरसाइज उन्होंने शुरू की, उसको लेके जब वो अमेरिका यात्रा में इस प्रकार की बात कहने के अलावा ये जो मुलाकात है, इसकी भी बहुत चर्चा हो रही, क्योंकि इसमें एक ऐसे यूएस की नेता भी दिखाई दे रही है जो कि अपने भारत विरोधी स्टैंड के लिए जानी जाती है, इल्हान उमर जो हैं। हालांकि उनके ठीक पास खड़े हैं, वो तो भारत के समर्थक में बात करते रहे। इसलिए मैं अगर ये कहूं कि बैलेंस्ड ग्रुप ऑफ पीपल थे या उनसे मिले, अगेन कुछ लोगों की ये धारणा है कि ये मुलाकात जो है, इट शोज राहुल गांधी बैड जजमेंट कि वो राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ मिलते हैं। पर जो उनके साथ वाले हैं वो कहेंगे नहीं, वो तो सबसे मिलेंगे, अपोजिशन वाले, व्हाटएवर। सो अगेन क्वेश्चन ऑफ नैरेटिव एंड व्हाट गेट्स एस्टैब्लिश्ड probably sustains in the memory of people and helps a leader in having this or that sort of an image. राजेंद्र जी, आप इसके बारे में, देन सुधीर जी। तो आप जो कह रहे हैं कि जैसे सुधीर जी ने कहा कि अभी नैरेटिव बनाने के लिए हर तरीके से वो कोशिश करते हैं, और नैरेटिव, जैसे आपने कहा, नैरेटिव एक अस्त्र जैसे यूज किया जाता है। अब उस अस्त्र से क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बेसिकली वो सरकार पैसा पाने की कोशिश करते हैं, या राज्य में सरकार को एस्टेब्लिश करने से वोट के थ्रू सरकार में आना चाहते हैं, और वो तय दिखाना चाहते हैं दुनिया में कि मैं इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। और आज की तारीख में वो लीडर ऑफ अपोजिशन होने से, और एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर होने से, और जो उनका एक डायनेस्टिक है कि नेहरू परिवार से, इंदिरा गांधी और परिवार से वो आते हैं, राजीव गांधी के परिवार से वो आते हैं, तो उनकी एक इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस के साथ को उसको जो यूज कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जो उनके पूर्वजों ने देश के हित के लिए जो काम किया, एक अपोजिशन पार्टी के नेता होने में उनको इस प्रकार से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये उनको एक सोच विचार कर ही बात करनी चाहिए। क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो ये ऐसा बताना चाहते हैं कि भारत में स्थिति बहुत खराब है माइनॉरिटीज के लिए, और वो माइनॉरिटीज के लिए लड़ रहे हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि उनको माइनॉरिटीज के वोट चाहिए, और वो सोच रहे हैं कि मेजोरिटी तो वैसे भी डिवाइडेड है, तो उसमें मैं जातिवाद से, ओबीसी के नाम से वोट ले लूंगा, और माइनॉरिटी के वोट सारे मुझे मिल जाएंगे। और वैसा हुआ, उनका जो सीटों में जो बढ़ोतरी हुई, उसके पीछे ये अंकगणित काम किया उनके लिए, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब तकलीफ ये है कि जब किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नैरेटिव क्रिएट करना राष्ट्र के स्वार्थ से अलग हो जाता है, तो वो आदमी क्या तय करता है। एक तरफ हम देखें तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी
जब 1971 वॉर हो रहा था तो इंदिरा गांधी को उन्होंने दुर्गा की उपमा दी और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिया हर तरीके से। वो कभी भी देश के बाहर आकर के देश के विरुद्ध नहीं बोले। नरेंद्र मोदी का चाइना जब यात्रा की, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो जयशंकर जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने उनको पूछा कि भाई आप बताइए आपका क्या यहाँ पर क्या बात है और क्या बात करनी चाहिए, और उस हिसाब से उन्होंने बात की। उन्होंने सरकार के विरोध में वहां पर कोई बात नहीं की। तो ये जो सोच विचार एक प्रजातंत्र में होनी चाहिए, और इसका बुरा वो सोचते हैं कि उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अमेरिका में भी ऐसी कई आवाजें उठी हैं, कई पॉलिटिशियंस ने कहा है कि हमें लगता नहीं कि जो राहुल गांधी जो यहाँ कर बात कर रहे हैं वो कोई एक समझदार और रेस्पॉन्सिबल लीडर की तरह बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों को सही नहीं लग रहा है, लेकिन होता ये है कि खालिस्तानियों को सपोर्ट मिल जाता है, और आप देखिए खालिस्तानी आज जग जाहिर है पाकिस्तान के सपोर्ट से खड़े हो रहे हैं, और वो पाकिस्तान से खड़े हो रहे हैं जिस पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मारकाट 47 में सिखों को मारा। राजेंद्र जी क्षमा चाहता हूँ, आपकी अनुमति से मैं इसी पे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप कुछ कंक्लूडिंग इसमें करना चाहें तो जोड़ लें। नहीं तो मेरा कहना ये कि नैरेटिव के बारे में आज तय करने के लिए, नैरेटिव के लिए एआई की जो पावर है, और एआई का पावर का अर्थ है बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा, और एक तरीके से पूरी एक सेना चाहिए। तो भी इंफॉर्मेशन वॉर जो चल रहा है उसमें नैरेटिव एक अपने आप में एक अस्त्र है, जिससे इंफॉर्मेटिव वॉर। तो पॉलिटिशियंस विद इन द कंट्री, कंट्रीज इन ओवर, बिकॉज नाउ द होल वर्ल्ड इज लाइक विशलिंग गैलरी। आप विशल बजाते हुए गैलरी में निकल जाए, आप विशल एक जगह बजा रहे हैं, हर किसी को सुनाई दे रहा है। तो ये पूरा जो हमारा मीडिया है, उस मीडिया में एक इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। तो आज जो युद्ध जो किया जा रहा है बॉर्डर पर, वो कभी कभी होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर हर क्षण प्रतिक्षण वो वॉर चालू है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो वॉर चालू है सुधीर जी, और भारत के किन राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध है, उसके कंटेक्स्ट में जब आप लीडर ऑफ पोजिशन होके भारत से बाहर चाइना की तारीफ कर रहे होते हैं, भारत को बुरा दिखा रहे होते हैं, भारत के अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरह से उजागर करते हैं जो कि एक असंतोष को बढ़ाने वाला होता है, और हाल ही में जिस तरह के हालात से होकर बांग्लादेश गुजरा है वो भी हमारे समानांतर स्मृतियों में रहता है। तो ओवरऑल जो चीन के बारे में राहुल जी का वक्तव्य अमेरिका में रहा, और उस प्रकार के कभी कभी पहले भी रहे, तो कई लोग इसकी चर्चा करते रहे। अगेन स्टेइंग विद द माइंडसेट व्हिच डजंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सस्टेनिंग दैट डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इस तरह की लाइट में चीन को, और बल्कि उनके ऊपर ये आरोप जैसा आ जाता है या लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये चीन का समर्थन ज्यादा कर रहे हैं वगैरह, तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ इट कि इस बात का ये हो रहा है। बट देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दिस अप्रोच, या नहीं है? हाउ डू यू थिंक इसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, कंटेक्स्ट चाइना एंड कांग्रेस? सुधीर जी। नहीं, डेफिनेटली देखो, एक तो इनकी स्ट्रेटेजिक विजन है कांग्रेस के इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, सी टुडे money makes the mayor go. Politics, elections are fought on the strength of money. Of course, narrative is very important, personality is very important. मैं ये नहीं कहता कि पैसे से ही आप इलेक्शन जीत सकते हो। अगर ऐसा होता तो मतलब HP जो एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टरों के मालिक नंदा साहब इलेक्शन में लड़े थे, फरीदाबाद से हार गए थे। मैं बहुत छोटा था, तो बहुत धनाढ़ लोग भी लड़ते हैं और हार जाते हैं, लेकिन पैसा बहुत जरूरी चीज है। मेरा पर्सनल ये है, मेरा एस्टिमेट ही नहीं है, मेरा एक मतलब मेरी एक कैलकुलेशन है। देखो, माइक्रो फाइनेंसिंग बाय एनआरआई इज अलाउड। NRIs can send donation in their personal capacity to India, and it is alleged that NRIs are among the biggest donors of Bharatiya Janata Party. I am 100% sure there is a money angle, and it is not illegal. It is not illegal. NRIs are also targeted by Modi, not for money, but for their time, for their energy and expertise. It is said that, for example, 25,000 NRIs participated in the Indian elections by way of talking to their relatives. ये studies हैं, ये research है, वो बात करते हैं और एक influential, they are considered as achievers, तो वो बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, आपने चाइना की बात की कि चाइना की मदद क्यों करते हैं।
चाइना इज एज ए कंट्री इज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू पाकिस्तान. इनफैक्ट पाकिस्तानी कहते हैं कि चाइना हमारा भाई है. कोई भी चीज है, एक रिलीजन को आप, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बीजेपी लीडर्स, दे मे नॉट बी deriding BJP, China, but they are mostly not speaking in favor of China. We are always in a competitive mode, in a combative mode with China. So, and BJP is considered, see, इसमें बड़ी deep analysis होती है. So sorry to interrupt. समय ये कहता है कि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े, और उसमें बहुत ब्रीफली अगली चर्चा जब हम करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणेश चतुर्थी और सुप्रीम कोर्ट जज उनके घर पहुंचना, उस पर चर्चा लेके हम भारत की तरफ बढ़ेंगे. पर फिलहाल ये जो कुछ राहुल जी की यूएस यात्रा में एक प्रकार का डिसरप्टिव डायलॉग जैसा जनरेट हुआ है, इसमें बहुत ब्रीफली पहले राजेंद्र जी आप बताएं कि बीजेपी का जो स्टैंड रहना चाहिए था वैसा आपको दिखा, या क्या रहना चाहिए मोटा मोटी आपके हिसाब से? आई मीन, यू नीड टू काउंटर और यू जस्ट लेट इट फ्लो? काउंटर करने की मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग जो चीज़ें उन्होंने बोली है, पर एक चीज़ जो उन्होंने बोली है अभी और उसको बीजेपी ने लिया है, इलेक्शन में यूज़ कर रही है, वो रिजर्वेशन को है. राहुल गांधी ने बोला है कि जब समय सही आएगा तो रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, और ये हरियाणा में उन्होंने बीजेपी ने यूज़ किया हल्के तरीके से. मैं सोचता हूँ अगर पॉलिटिक्स में उनको इसको यूज़ करना था तो काफ़ी प्रधानमंत्री लेवल पे और मिनिस्टर्स के लेवल पे उस बात को पकड़ के यूज करना चाहिए था, लेकिन वो उनकी सोच है और उनकी अपनी कैलकुलेशंस है. क्यों नहीं करते? पर प्लीज सॉरी कंक्लूड करें. मेरे ख्याल से बीजेपी को जैसे उन्होंने कहा, बीजेपी को डेफिनेटली काउंटर करना चाहिए. देखो, आप उसको मानो या ना मानो, राहुल गांधी इज बिकमिंग ए फोर्स टू रेकन विद. सी, if Congress party is at 100 seats. 100 seats means it is the single largest opposition party, and in the last 3 general election it has done the best. So you cannot ignore it. But हाँ, इसको कितना मैग्नीट्यूड तक आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. और अभी देखिए, आप देख रहे हैं अभी हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, और इस समय बीजेपी का जो ज़्यादातर ध्यान केंद्रित रहेगा वो अपने स्टेट के इलेक्शंस पे केंद्रित रहेगा. अभी हरियाणा में होने हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में भी इलेक्शंस होने हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने हैं. तो मेरे ख्याल से बीजेपी बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट करेगी नहीं, लेकिन जो मिडिल रंग नेता हैं वो इस चीज़ को जवाब देंगे, और सोशल मीडिया में काउंटर किया जा रहा है. सोशल मीडिया में इसको. तो सुधीर जी, राजेंद्र जी, ये विषय ऐसा है कि अथाह है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस आज के युग में और अधिक हो गई है, और किस तरह से आप अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, कौन सी बात को कहाँ प्रस्तुत करते हैं, और उस बात का क्या बनता है, उस बात को लेके आगे कौन चलता है, सारी बातें मैटर करती हैं. और अगर उन्हें अटेंशन का सेंटर बनने की चाह हो तो वो इस तरह की बातें कह के सफल होते हैं जो कंट्रोवर्सी जनरेट करने वाली होती हैं. और वो एक कहावत है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो अपने स्थान पर है. चलते चलते मैं क्विकली एक बात याद करना चाहता हूँ आप दोनों की उपस्थिति में अपने दर्शकों के साथ. अशोक गहलोत जब भारत में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में थे, उस समय बीजेपी केंद्रीय सरकार, मेरे ख्याल से अटल जी प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ पे आए हुए थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था. चलते चलते मैंने उनको ये सवाल पूछा कि केंद्र की सरकार अलग हो और राज्य की सरकार अलग हो तो कुछ खिंचाव रहता है क्या? तो अशोक जी का जो उत्तर था वो ये था कि मैं भी अशोक हूँ, कि अशोक जी, ये चर्चा जब आप भारत आएंगे तब हम कर लेंगे. अभी मैं भारत से बाहर हूँ, मुझे सब भारत के समर्थन की बातें ही करनी है. पर वहां से मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत दूर चली आई है, और राहुल गांधी जी एकदम अलग सिक्के के पहलू को लेकर चल रहे हैं. बहरहाल ये चर्चा जारी रहेगी अगले कार्यक्रम में. सुधीर जी, राजेंद्र जी, आप दोनों का धन्यवाद. दर्शकों का हमारे साथ बने रहने के लिए आभार. नमस्कार.